Good morning students. Today we will be starting up the revision video of chapter 5 of our part 1. Chapter 5 जो है part 1 का वो कौन सा है? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो हम आज बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में। सी इन दिस टॉपिक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कि पूरे साउथ एशियन रीजन को टच करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो सबसे पहले साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया क्या है, किन से मिलके बना है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन सारे कंट्रीज से मिलकर ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया बना है। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे किसके बारे में? सार्क के बारे में। सार्क क्या है? सार्क बेसिकली is an regional organization that has been established to improve regional cooperation and peace in South Asian countries। उसके लिए सार्क जो है वो बना है। इसके बाद हम साफ्टा यानी सार्क से रिलेटेड साफ्टा के लिए बात करेंगे जो कि 2009 में साइन हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और इंडो भूटान रिलेशनशिप। इन सभी कंट्रीज़ के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो कैसी हैं। लाइक पाकिस्तान के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी हैं और किस तरह से इन कंट्रीज़ के बीच में क्या क्या चल रहा था, कैसे बांग्लादेश बना, श्रीलंका में क्या क्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आए, हमारे रिलेशन क्या है, नेपाल कैसे वॉज अ हिंदू किंगडम, सारी चीज़ों के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग हियर। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। Or we can say the Himalayas in the north, the Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal and southwest and east provide natural insularity to the region and account for its linguistic, social and cultural distinctiveness। ये सारी चीज़ें मिलकर इस पूरे रीजन को वर्ल्ड में एक अलग इम्पोर्टेंट डिवीजन के रूप में देखते हैं। तो ये सब मिलकर साउथ ईस्ट एशिया को बनाते हैं। इसके बाद हमने लिया टॉपिक सार्क। सार्क क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इट वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 9 कब बनी है? दिसंबर 1985 को हम देखते हैं सार्क जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर फॉर्मली अनाउंस की जाती है। नाउ सार्क हैड प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन स्फेयर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साफ्टा ये जो है आर द स्टेप्स टेकन in direction of economic cooperation among SAARC nations. So the cooperation in economic areas among SAARC region has a great importance। और actually हमने SAARC का फॉर्मेशन एशियन की पॉपुलैरिटी को और ग्रोथ को देखते हुए किया था। हमें लगा था when those Asian countries जिनके पास ना तो हम कह सकते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, ना उनकी नज़र किसी पे पड़ी है, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जब वो इतना हाई लेवल पे जा सकते हैं तो वाई कांट अस
हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है, तो हम सब मिलके भी कहीं ज़्यादा आगे उनसे जा सकते हैं। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन सार्क कभी भी ASEAN को बीट तो छोड़ो, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी। ये दोनों किसी भी एक बात पर एक सहमत हो ही नहीं, इसीलिए सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन कभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इकोनॉमिक साफ्टा कुछ ये ट्रेड ट्रीटी साइन करते हुए इकोनॉमिकली हमने बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ग्रोथ ज़रूर करी है। तो अगर हम सार्क को कंपेयर करेंगे EU से और ASEAN से, तो सार्क इज़ अ फेलियर। इनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारा जो सार्क है वो एक फेलियरिटी के रूप में निकल के सामने आ जाता है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। देखो, many factors are here responsible for the failure of democracy and establishment of stable and strong democracy in Pakistan। बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। The social dominance of military सबसे पहला रीजन बनेगा इसका। एंड लैंड ओनिंग, जो लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी पीपल हैं, they are responsible for overthrowing democratic government। और war with India have made military rulers and pro-military groups very powerful। क्योंकि पाकिस्तान का एक ही एम है इंडिया को कैसे ख़त्म करना, हमारा डेवलपमेंट कैसे होना है, कैसे करना है हमें पाकिस्तान में डेवलपमेंट, वो कभी उनके रीजन में रहा ही नहीं। In spite of fact that democracy has not succeeded in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiment in the country। ऐसा नहीं है, लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है इस चीज़ की, लेकिन ये लोग इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं हैं। मोरओवर हम कह सकते हैं अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव एनकरेज्ड मिलिट्री रूलर्स फॉर देयर ओन पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट। उन लोगों ने भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक वहाँ पर पाकिस्तान में भड़काया है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट सिद्ध रहे थे। तो हम पाकिस्तान का पूरा ट्रेंड देखें तो हम देखेंगे कि इन पाकिस्तान आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन कौन बना? जनरल अयूब खान टुक द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। किसने ली? जनरल अयूब खान ने डेमोक्रेसी को टेक ओवर करते हुए यहाँ पर पहले मिलिट्री रूलर के रूप में हमारे सामने आते हैं। ना आफ्टर अ पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिम, जनरल यामान खान जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। ये दूसरा मिलिट्री रूल फेज है पाकिस्तान में। ड्यूरिंग हिज रूल, किसके? यामान खान के रूल के अंडर में हम क्या देखते हैं? पाकिस्तान फेस बांग्लादेश क्राइसिस, अ वॉर विद इंडिया इन 1971 एंड सक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विच बिकम बांग्लादेश। तो यामान खान के रूल में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होती है। क्या होता है? 1971 की वॉर किसके साथ? इंडिया के साथ 1971 की वॉर होती है। और क्या होता है उसके दौरान ईस्ट पाकिस्तान में सेक्युलरिस्ट मूवमेंट होता है। और तीसरा क्या हुआ? डिवीजन ऑफ कंट्री, उससे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें जनरल यामान खान के रूल के दौरान होने को हम देखते हैं।
1971 में हम क्या देखते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो निकल के सामने आते हैं और एक इलेक्टेड लीडर के रूप में सामने आते हैं, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ हमें क्या मिल रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में आती है 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो जी के काल में। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 फेजेस जो हैं वो आपको नजर आते हैं। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं वॉज बीइंग रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक। जनरल जिया उल हक 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर फिर से यहाँ पर मिलिट्री रूल जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। अगेन इन 1982 में हम क्या देखते हैं कि फिर से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो, जो कि इधर जुल्फिकार अली भुट्टो की ही डॉटर है। ये फिर से 82 में फिर से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लेके आती हैं, लेकिन इनको भी रिप्लेस कर दिया जाता है 1999 में। कौन करता है? परवेज मुशर्रफ जी इनको फिर से रिप्लेस करके क्या ले आते हैं, इनकी मिलिट्री गवर्नमेंट है ले आते हैं। इसके बाद परवेज मुशर्रफ जो हैं 2001 तक यहाँ पर रहते हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ के टाइम में ही बहुत अग्रेसिव जो है लोग हो जाते हैं, प्री डेमोक्रेसी मूवमेंट्स जो हैं वो चलने लगते हैं, तो मतलब लोगों का प्रोटेस्ट हमें सामने दिखता है ना। तो इसके बाद लोगों को समझ में आने, अच्छा एक चीज़ और आप देखेंगे कि जितने भी जो यहाँ पर जनरल आए जिन्होंने लिया, इन सब ने खुद को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी डिक्लेयर कर दिया, अपना प्रेसिडेंशियल रूल के थ्रू खुद को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी दिख दिया। अब इनके बाद 2001 में परवेज मुशर्रफ जी जो हैं वो फिर से अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ आते हैं। ठीक है, उस वक्त काफ़ी लंबा टाइम वो वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद फिर से जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे वो वहाँ के इमरान खान जी, उसके बाद इमरान खान जी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और डॉक्टर आरिफ अनवी वो उस वक्त वहाँ पे प्रेसिडेंट है। मतलब हम देखते हैं अब काफ़ी लंबे टाइम से पाकिस्तान जो है वो कहने को तो एक डेमोक्रेसी को प्रूव कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री रहा। ये जो क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेटिक लोग थे इनका डोमिनेंस रहा। इधर से हम देखते हैं यूएसए या अदर यूरोपियन कंट्रीज का उनका डोमिनेंस रहा, और इन लोगों ने पाकिस्तान को अपने ओवरऑल डेवलपमेंट कभी करने ही नहीं दिया। तो ओवरऑल हम और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ आज़ाद हुए, लेकिन हम आज कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। सो ये जो है ये सारा जो राजनीतिक उथल पुथल है वो पाकिस्तान में चले। सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बिगिन इज we'll see democracy in Bangladesh. Democracy in Bangladesh. देखो, earlier at the time of independence, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान बनाए गए। वेस्ट पाकिस्तान जो करंट का पाकिस्तान है उसे कहा जाता है, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमारा जो बांग्लादेश है वो है। सो बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम
1947 टू 1971 तब तक बांग्लादेश क्या था? बांग्लादेश था पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रहे जिनकी वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा? देखो, इट कंसिस्टेड द पीपल who represented the domination of Urdu and West Pakistan। बांग्लादेश जो रीजन है ये हमारे वेस्ट बंगाल से निकला था। अब यहाँ के जो लोग हैं, द पीपल who were residing in Bangladesh, they were Muslim but their culture was Bangla। बांग्ला फूड, खाना पीना, पहनना, एवरीथिंग, their clothings, everything was Bangla, their language। अब पाकिस्तान जो है they imposed उर्दू over them, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ही बनाई थी उन्होंने। अब बांग्लादेशी पीपल वर नॉट एट ऑल अवेयर, उनको उर्दू का ABCD भी नहीं आता था, उसको उनके ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। तो वो इस चीज़ की, इस डोमिनेशन को नहीं बर्दाश्त करना चाह रहे थे। इन दिसंबर 1971 पाकिस्तान सरेंडर्ड and a new country named Bangladesh was formed। अब ये जर्नी कैसे हुई, कैसे ये बना, है ना, ये देखना है हमें। देखो, 1975 में शेख मुजबुर रहमान हुए। कौन हुए? शेख मुजबुर रहमान ने 1975 में वो इससे पहले का देखते हैं को हम पहले। शेख मुजबुर रहमान वॉज द पर्सन जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है वो सेग्रीगेट हो गया। काफ़ी लंबा स्ट्रगल था 47 से 71 तक बांग्लादेश का उनसे सेपरेट होने का। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश भी करी, बहुत मिलिट्री को भेजा गया, दे वर बीइंग ओप्रेस्ड बैडली बट कंटिन्यू दे वर स्ट्रगलिंग, और फिर इंडिया की हेल्प से ये लोग अलग जो है वो हो जाते हैं। तो बांग्लादेश की हिस्ट्री शुरू होती है एक्चुअली 1971 से। शेख मुजबुर रहमान जिन्होंने सारा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, 1975 में ही फॉर्म अ प्रेसिडेंशियल सेटअप। जब इनिशियली बिगनिंग हुई थी और इंडिया ने इनको सपोर्ट किया था, एट दैट टाइम दे हैव प्रॉमिस्ड दैट दे विल बी इन अ डेमोक्रेटिक रूल। लेकिन वो पावर मिलते ही शेख मुजबुर का दिमाग खराब हो गया, तो उसने क्या करा, 1974 में उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हुए प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो वहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ जब 1974 में प्रेसिडेंशियल रूल मुजबुर ने सेटअप शुरू करा, तभी ही वॉज असैसिनेटेड बाय मिलिट्री अपराइजिंग। 1975 में जियाउर रहमान जो हैं वो आए। 1975 में जियाउर रहमान जो हैं 1979 में वो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन अगेन इलेक्शन भी जीतते हैं, लेकिन ही वॉज अगेन असैसिनेटेड। उसके बाद जनरल HM इरशाद आते हैं। प्रेसिडेंट कौन बन रहा है उसके बाद? जनरल इरशाद जो है वो प्रेसिडेंट बन के सामने आते हैं, और इनके जियाउर रहमान के बाद। अब आफ्टर, लेकिन अब ये कौन है? ये आर्मी रिप्रेजेंटेशन है। लोग जो हैं बांग्लादेश के वो कंटिन्यू जो है वो डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगते हैं। आफ्टर द पीपल्स प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, इरशाद अलाउड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन द कंट्री फुल फ्लेजली। लेटर ऑन इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं और 5 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। 1991 में ये शुरू होता है। सिंस 1991 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन
multi-purpose party system has been functioning in Bangladesh। तो इनिशियली हम देखते हैं 15 साल का जो पीरियड रहा वहाँ पर वो काफ़ी उथल पुथल का रहा, लेकिन उसके बाद से बांग्लादेश जो है वो काफ़ी तरक्की भी कर रहा है और वहाँ पर पूरा जो सेटअप है वो डेमोक्रेसी के उसमें है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेपाल। देखो, नेपाल इज अ हिंदू किंगडम, Hindu monarchy, but it became a constitutional monarchy in the modern period. In 1990, followed by a pre-democratic movement, the king accepted the creation of new democratic constitution for the country. King ने accept कर ली इस चीज़ को। During the 90s, Maoists had widespread their influence in the country. अब उससे क्या होता है, their anti-monarch and the ruling elite outlaw led to a violent armed struggle between Maoist guerrilla war and the forces of the king। काफ़ी लंबे टाइम तक इन दोनों का जो स्ट्रगल है वो चलता है। इन 2015 हम क्या देखते हैं, बुद्ध देवी भंडारी जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे नेपाल में, ही अनफाइड मार्क्स्ड लीडरशिप to the power as a president and खांगड़ा प्रसाद शर्मा जो कि खांगड़ा प्रसाद शर्मा ओहली ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टरशिप को टुक ओवर कर लिया 1918 में। अगर आज की हम बात करें तो नेपाल इज फंक्शनिंग एज अ फेडरल रिपब्लिक। मिला जुला सरा छोटा सा कंट्री है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इनके पास नहीं है, हिंदू किंगडम है हम लोगों का। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के नेपाल के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम देखते हैं दैट इंडिया एंड नेपाल आर नॉट ओनली गुड नेबर्स, अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव हैड अ लॉन्ग कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लिंक टू। In language and religion, gods and goddesses, food, clothing, the two countries, India and Nepal, they have more in common with each other than any third country of the world today. Both have been living a good and friendly neighbors। दोनों बहुत अच्छे संबंध हम लोग हो गए हैं। रिसेंटली करंट में ज़रूर आपने देखा होगा कि क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी रूल में है अभी, तो वो अननेसेसरीली चाइना का सपोर्ट करके हमारे साथ अपने रिलेशनशिप को खराब करने की एक पहल कर रही है। इसका होगा क्या वो देखा जाएगा। तो ऑल ओवर हम देखते हैं तो इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। नेपाल में कुछ टाइम तक प्रॉब्लम्स रही, अदर देन दैट नेपाल ए पीसफुल कंट्री। हमारा जो नेक्स्ट नेबर और 7 का मेंबर है वो है श्रीलंका। सो हम ये एथनिक कन्फ्लिक्ट जो चली श्रीलंका में और डेमोक्रेसी, इन श्रीलंका। देखो, श्रीलंका is considered as the most developed country in this Southeast Asian region की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के रूप में हमारा जो श्रीलंका है वो निकल के सामने आता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका was dominated by 2 communities। 2 communities प्रेजेंट थी वहाँ पर, सिंहलाज और इंडियन तमिल्स। अब ये इंडियन तमिल्स कौन थे? ये इंडियन तमिल्स वो श्रीलंका के निवासी थे जो कि बेसिकली इंडिया से गए थे, तमिलनाडु से वहाँ पर माइग्रेट होके उनके फोरफादर्स जाके सेटल हो गए थे। और सिंहलाज बेसिक वहाँ के जो नेटिव थे।
They were now Sinhala community they were hostile in a large number. और अब सिर्फ ये दो कम्युनिटी हैं। अब दिक्कत क्या थी वहाँ पर? दिक्कत ये आई कि सिंहलास पावर शेयर करने को तैयार नहीं थे इंडियन तमिल्स के साथ। इंडियन तमिल्स वर बीइंग कंसिडर्ड एज सेकंड सिटीजन्स, ऐसा सिंहलास का मानना था। तो श्रीलंका फेस्ड एन एथनिक conflict between the Sinhalas and Tamils for power sharing। ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि इन्होंने फेस करी। इन 1987 से थोड़ा पहले चलते हैं। देखो अब द तमिलियंस ऑफ इंडिया जो अभी भी इंडिया में रह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम उनको लगता था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग गुड टुवर्ड्स इंडियन तमिल्स, सो दे वांटेड Indian government to interfere in their matter and to get the thing solved. Now Indian government refused it. राजीव गांधी थे उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर, he refused clearly। बात भी ठीक थी उनकी कि it's their own personal matter, why should we go and interrupt? अब हमारे इंटरनल मैटर में कोई और कंट्री इंटरप्ट करेगी तो हम भी नहीं चाहेंगे ऐसे। लेकिन हुआ क्या कि इन इंडिया जो वो तमिल्स जो इंडिया में रह रहे हैं, इन लोगों ने इनडायरेक्टली इन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया इंडियन तमिल्स की, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे हम बनाया, लिट्टे। और इनको इकोनॉमिक एड इंडिया से जा रही थी। अब पता तो ऑब्वियसली चीज़ चली थी। जब श्रीलंकन गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता चला तो उनको लगा कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट पर्पसली ऐसा चाह रही है, जबकि एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाह रही थी। सो दे आस्क फॉर हेल्प कि अगर हम नहीं चाह रहे तो भैया आके इस मैटर को सॉल्व करा दो हमारे। तो इन 1987 इंडिया साइन एन एकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस इन सपोर्ट, एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ तमिल्स, विच वॉज नॉट लाइक बाय श्रीलंका। अब श्रीलंका है उसके बाद लिट्टे को दबाने के लिए कौन गया? इंडियन आर्मी गई, वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कराई और उसके बाद से वहाँ पीस है। आफ्टर दैट हम देखते हैं श्रीलंका हैज़ मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम विद कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ हाईएस्ट परसेंट इन पर कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपॉजिट ऑफ डिस्पाइट ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस कन्फ्लिक्ट आज तक इस रीजन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ के साथ जो श्रीलंका है वो निकल के सामने आई। अब हम बात करें हम लोगों की आपसी रिलेशन की सबकी, तो हम क्या देखते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान हैड सेवरल प्रॉब्लम्स विद इंडिया, बहुत वैसे वर्षा इंडिया को भी है। After the time of partition, soon after partition we can say, the countries start fighting over Kashmir issue। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि सेकेंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि किस तरह से पार्टीशन जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स लेके आया। इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर टू बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि इन दोनों की आपसी कन्फ्लिक्ट की वजह से पूरा रीजन जो है वो सफ़र कर रहा है। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कब हुई? 1948 में हम लोगों के बीच में पार्टीशन वाला जो प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद देखते हैं 1965 में हम लोगों के बीच में वॉर हुई। 1971 में बांग्लादेश वाले उसको लेकर हमारा झगड़ा हुआ। इसके बाद जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड है मामला, पीओसी जिसको बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके ऊपर हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के ऊपर हमारा जो झगड़ा है वो चलता रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारा जो मैटर है वो चलता रहता है। रिवर वाटर शेयरिंग, आर्म एक्विजिशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके में हम और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। देयर इज ऑल्सो डिसएग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन
जो कि सर क्रीक ने रन ऑफ कच्छ में गुजरात साइड में जो हमारा बॉर्डर लगता है वहाँ पर करी, बट स्टिल वी आर नेबर्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिवाय प्रॉब्लम के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वी आर नेबर्स और हमें एक दूसरे को झेलना ही है। सो लाइकवाइज वी सी कि अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप अलग अलग हैं। हम अगर इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप की बात करें तो दे आर वेरी गुड। इंडिया एंड नेपाल आर नॉट ओनली नेबर्स बट दे हैव अ वेरी लॉन्ग कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लिंक्स, है ना, तो हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। श्रीलंका से हम बात करें तो इंडिया एंड श्रीलंकन रिलेशंस दे स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2000 ईयर्स। एट एन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुई थी 1947 में, बोथ इंडिया एंड श्रीलंका दे डिक्लेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड रेशलिज्म। वहाँ से हमारा जो बॉन्ड है वो बढ़ता चला आ गया। श्रीलंका वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू ग्रांट फुल सिटीजनशिप राइट्स टू द इंडियन इमिग्रेंट्स ऑफ श्रीलंका, जो कि इंडियन तमिल्स के रूप में वहाँ जाने जाते थे, लेकिन वी हैव सॉल्व दैट मैटर टू, है ना, वहाँ भी सब कुछ ठीक हो गया। तो और लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती बंदनिका जो हैं ऑफ श्रीलंका, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन पीपल देयर इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ आवर फ्रीडम एरा। तो हमारे रिलेशनशिप ठीक ठाक चले। अब इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश दे एंटर्ड अ न्यू एरा of bilateral relationship with the launch of bus service कोलकाता से ढाका, जो कि 19 जून 1990 को शुरू हुई थी। एक नया हमने एरा शुरू करा। दिसंबर 1996 में हम देखते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश साइन गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, लीविंग बिहाइंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट ओवर ईच अदर एंड सस्पेंशन। इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्यूट स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, उन मैटर पर रिजॉल्वमेंट चल रहा है। अ मेजर इरिटेंट इन बांग्लादेश एंड इंडियन रिलेशंस वर 10 बीघा कॉरिडोर। अब ये दो कंट्रीज हैव नॉट बीन सक्सीडेड टू रिजॉल्व देयर बाउंड्रीज डिस्प्यूट टिल डेट, ये अभी चल ही रहा है। तो खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं हैं, मतलब म्यूचुअली ठीक ठाक सा, थोड़े पड़ोसी है, थोड़ी बहुत लड़ाई तो होगी उससे, कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हमने बहुत अच्छे बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। तो ओवरऑल वी सी दैट वी आर फेसिंग वेरी गुड रिलेशनशिप। सो वी सी दैट ड्यू टू सेंट्रल जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया, इट हैज़ अ डोमिनेंट पोजीशन इन साउथ एशिया। हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने जोग्राफी में, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंड है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सभी के साथ हमारे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उस चीज़ से इफेक्ट करते ही हैं। इट हैज़ मेंटेन कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद मोस्ट ऑफ इट्स नेबर्स। हमारी तरफ से हम किसी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करते। इंडिया और बांग्लादेश जो हैं के रिलेशनशिप ले लो, इंडो नेपाल रिलेशनशिप ले लो, पाकिस्तान के साथ ले लो, सारे नेबर्स के साथ आप ले लो, हम कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, हमेशा कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए अब देखते हैं सार्क कैसे काम करता है। तो अब इन सब के व्यूज़ में जब हम सार्क पे आते हैं तो हम देखते हैं द लीडर ऑफ 7 साउथ एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, Maldives, Nepal, Pakistan and India, they concluded on 8th December 1985 at Dhaka, which was at their first ever regional summit, जिसको कि हम सार्क की फर्स्ट समिट का भी नाम देते हैं। So this summit conference adopted a charter of this regional body to be known as SAARC। इसको जाना जाएगा, उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करा जाता है। This marked a major development and cooperation among the countries of this particular region. It will also help in the maintenance of peace and stability in the area. ये सारी बातें
ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने पहला जो चार्टर है वो साइन कर दिया इन्होंने। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखो, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसोसिएशन वर, नंबर 1, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। इस पूरे साउथ ईस्ट रीजन को एक रीजन ग्रांट करते हुए इसका अपलिफ्टमेंट की बात करी जाएगी। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट इन द रीजन। सेम रखा हमने भी, जैसे यू ने रखा उसकी तर्ज पे एसीन बना और उसकी तर्ज पर सार्क बना, कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हुए आपसी जो मन मुटाव है उनको दूर करते हुए, कल्चरली सबको क्लब करते हुए एक साथ सारे रीजन के डेवलपमेंट की बात करेंगे। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो रहा टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग दीज कंट्रीज। छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हम देखते हैं इन सार्क कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, तो इनको ख़त्म किया जाएगा। फोर्थ जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा वो रहा टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स प्रॉब्लम, कि जो भी प्रॉब्लम, वॉट एवर सो प्रॉब्लम वी ऑल आर फेसिंग विद ईच अदर, उसको हम म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति दिखाते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ रहा टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन वेरियस फील्ड्स। नेचुरल रिसोर्स बहुत हैं इस रीजन में, तो ये हम लोग सार्क के जो लीडर्स उस वक्त बैठे थे समिट में, उन लोगों ने ये किया कि हम इन सब रिसोर्सेज का एक साथ फ़ायदा उठाते हुए ग्रोथ की बात करेंगे। और सिक्स्थ रहा टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स एंड रीजनल फोरम। और लास्ट रहा टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, की हम compete करेंगे और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, जो पावर का बड़ा सोर्स निकल के हमारे सामने वर्ल्ड लेवल पर आ रही हैं, उनके सामने खड़ा होने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम देखते हैं सार्क साइन हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस साफ्टा एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो हम लोगों के बीच में साइन हुई। इसके अलावा हम ना तो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाए, ना टुगेदरनेस के साथ हम बाहर आ पाए। बाकी मतलब बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव्स में हमारा फेलियरिटी रहा, सिर्फ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कुछ हद तक और फ्री ट्रेड एरिया कुछ हद तक हम बना पाए। इसके अलावा हम बात करें तो सार्क फेलियर ही रहा। अब साफ्टा एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो हमने साइन करी, वो क्या था? देखो, द एम ऑफ साफ्टा इज टू एस्टेब्लिश अ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, FTA, फ्री ट्रेड एरिया थ्रू mutual cooperation. A free trade area means that trading among the countries of the area free from taxes and custom restrictions। एक दूसरे फॉरम से हम कोई चीज़ लाते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, उससे हमारा जो सामान है वो महंगा हो जाता है, तो सस्ती दरों पर सामान एक दूसरे कंट्रीज़ को अवेलेबल कराएंगे तो हमारा ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ेंगे। उसके तहत हम देखते हैं हमने इसको साइन किया। During its establishment, it was hoped that SAFTA will replace SAFTA before the start of 21st century. The 10th SAARC summit decided to set up committee of experts to conclude a treaty 2001 on SAFTA. 12th जो SAARC की summit थी जो कि 2004 में हुई थी इस्लामाबाद में, वहाँ पर again we signed a treaty. At 15th SAARC summit जो कि हेल्ड की गई, जिसमें उसमें कहा गया कि जो भी सार्क के हेड हैं ऑफ स्टेट एम्फेसिस देयर कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट साफ्टा इन लेटर एंड स्पिरिट सो एज टू एनेबल द सार्क टू कंट्रीब्यूट टू द डायनामिक प्रोसेस ऑफ एशियन इमर्जेंस एज अ पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड।
लेकिन ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ जैसे हमारे और बांग्लादेश के बीच में है, और उल्टा ASEAN लोगों ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया, उनके साथ भी हमने फ्री ट्रेड ट्रीटी साइन की हुई है। लेकिन अपने रीजन में जो है वो हम बहुत बढ़िया ढंग से कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए।